हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ESRS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आपको जिस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार था, उस वीडियो को हम लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम, जिसमें पहला प्रश्न है, जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। देखते हैं। सजीवों में चलने वाले वे सभी प्रक्रम जो जीवन का अनुसरण करते हैं, उन्हें सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जो भी सजीव हैं, बायोटिक एनिमल्स हैं सजीव, उनमें चलने वाले प्रक्रम जो जीवन का अनुसरण करते हैं, अनुसरण करें जीवन का, उन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। उन्हें सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। सजीवों में चलने वाले वे सभी प्रक्रम जो जीवन का अनुसरण करते हैं, उन्हें सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। समस्त प्रकार के जीव अपना भोजन विभिन्न विधियों द्वारा बनाते हैं। सभी प्रकार के जीव हैं जो अपना भोजन विभिन्न विधियों के द्वारा बनाते हैं। जैसे आपने पेड़ पौधे, ट्रीज एंड प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो सजीव जिस प्रकार से पेड़ पौधे की क्रिया ही है, और जो मानव है जो अपने हाथों के माध्यम से जो अपने पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, वहीं से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद आपके लिए अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। स्वपोषी पोषण, सबसे पहले क्या है इसमें, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण भोजन ग्रहण करने की वह विधि जिसमें जीवधारी जैसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग करके भोज्य पदार्थ बना लेते हैं, इसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि भोजन ग्रहण करने की एक ऐसी विधि होती है यह कि जिसमें जीवधारी होते हैं, जो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जीवधारी पेड़ पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग करते हैं और अपना भोज्य पदार्थ बना लेते हैं, इसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसी प्रकार से उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। विषमपोषी पोषण देखते हैं, विषमपोषी पोषण क्या होता है। भोजन ग्रहण करने की वह विधि जिसमें जीव भोजन स्वयं नहीं बना सकते बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता लेकिन अपने भोजन के लिए अन्य पर निर्भर रहता है, उस प्रकार के पोषण होता है, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। अगला प्रश्न, दंत क्षरण किसे कहते हैं। जब कभी कभी भोजन में विभिन्न प्रकार की अम्लों की मात्रा बढ़ जाने के कारण दांतों के ऊपर पाई जाने वाली इनेमल परत धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। जब कभी कभी भोजन में विभिन्न प्रकार के अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे भोजन होता है, भोजन अपन ग्रहण करते हैं, उनमें अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है। अम्लों की मात्रा बढ़ती किससे, जैसे हम विभिन्न प्रकार के खट्टे पदार्थ खाएं, यदि ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाते हैं तो भोजन में, जैसे ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाते हैं, सेवन करते हैं खट्टी चीज़ों का, तो उनमें अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है। और अम्लों की मात्रा बढ़ जाने के कारण दांतों के ऊपर जो इनेमल वाली परत होती है, कौन सी परत, इनेमल परत होती है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है।
इनेमल परत धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, इसे ही दंत क्षरण कहते हैं। यह भोजन में शर्करा की मात्रा बढ़ने से होती है, और यह भोजन में शर्करा की मात्रा बढ़ने से होती है। इसी प्रकार दांतों का क्षय होने लगता है, इसे ही दंत क्षरण कहते हैं। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है, विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इसका आंसर देखते हैं, विषम पोषी पोषण क्या होता है। इस प्रकार के पोषण में जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। विषम पोषी पोषण होता है, उसमें क्या होता है कि जीवधारी जो एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, लेकिन अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अपना भोजन खाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार का जो पोषण होता है उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। इस प्रकार का पोषण होता है उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि वह पोषण जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, लेकिन अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं खाने के लिए, उस प्रकार का जो पोषण होता है उसको विषम पोषी पोषण कहते हैं। इस प्रकार की जीव विषम पोषी जीव कहलाते हैं, और इस प्रकार के जीव होते हैं उन्हें विषम पोषी जीव कहते हैं। और विषम पोषी पोषण है वो निम्न दो प्रकार का होता है, परजीवी पोषण और नंबर 2 मृतोपजीवी पोषण। नंबर 1 परजीवी पोषण, नंबर 2 मृतोपजीवी पोषण। इस पर देखते हैं परजीवी पोषण क्या होता है और मृतोपजीवी पोषण क्या होता है और सहजीवी पोषण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देख लीजिए, परजीवी पोषण, नंबर 1 परजीवी पोषण, नंबर 2 मृतोपजीवी पोषण, नंबर 3 सहजीवी पोषण। तो सबसे पहले इसमें परजीवी पोषण देखते हैं, परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण और सहजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण में क्या होता है, इस प्रकार के पोषण में जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आंशिक या पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। परजीवी पोषण में क्या होता है कि भोजन में, इस प्रकार के पोषण में जीव अपने भोजन के लिए, अपने खाने पीने के लिए दूसरे जीवों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्भर रहता है। कि मतलब वो सामने वाला व्यक्ति जब भोजन बनाएगा तो मैं उसी को तभी खाऊंगा, तो मतलब पूरे रूप से तो निर्भर होया। तो इस प्रकार का जो पोषण होता है उसे परजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए अम्बरवेल, देखो अम्बरवेल का एक सख्त उदाहरण, अच्छा उदाहरण है। जैसे आपने देखा होगा कि अम्बरवेल एक ऐसा वो है, अम्बरवेल का उदाहरण एक इस तरीके का उदाहरण है कि यदि अम्बरवेल को किसी भी पेड़ पर यह डाल दी जाए तो उस वो पेड़ को सुखा देती है और खुद हरी भरी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि पहाड़ीले क्षेत्रों में या ग्रामीण वाले क्षेत्रों में कि जिस पेड़ पर अम्बरवेल जो पीले से कलर की होती है और लंबी लंबी उसमें लंबे टाइम में होती है, पीले कलर की होती है, और वो पूरे पेड़ पर थोड़ी सी डालने पर ही वो पूरे पेड़ को दबा लेती है, छा जाती है। लेकिन अम्बरवेल है उसकी कहीं पर कोई जड़ नहीं होती है, वो पेड़ पर डालने से वहीं से अपना भोजन लेती है, पूर्ण रूप से वहीं से भोजन लेती, कहती है कि अब ये मैं यहीं से अपना भोजन लेती है। और इस प्रकार का जो यह परजीवी पोषण का अम्बरवेल बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है पेपर में, आपको 2023 के आप एग्जाम देने जाओगे वहाँ पे आपको ये प्रश्न मिलेगा। नंबर 2 है मृतोपजीवी पोषण। क्या है मृतोपजीवी पोषण? तो मृतोपजीवी पोषण क्या होता है, इस प्रकार के पोषण में जीव अपने भोजन सड़े गले मरे हुए पौधों से प्राप्त करता है, मृतोपजीवी पोषण कहलाता है। जैसे कवक। तो बेटा मृतोपजीवी पोषण क्या होता है कि मृतोपजीवी पोषण के अंतर्गत जीवधारी होते हैं, वो अपना भोजन सड़े गले मरे हुए पौधों से प्राप्त करते हैं। जैसे कवक है, कवक इसको इंग्लिश में फंजाई कहते हैं, फंजाई। तो मृतोपजीवी कवक मृतोपजीवी का एक अच्छा उदाहरण है। तो इसमें कवक क्या करता है कि कवक अपने भोजन के लिए
भोजन अपना उसको भोजन वो अपना भोजन सड़े गले मृत पेड़ पौधों पदार्थों से प्राप्त करता है। तो इस प्रकार का जो पोषण होता है उसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं, जैसे कवक। नंबर 3, इसमें पॉइंट है सहजीवी पोषण। कौन सा पोषण? सहजीवी पोषण। सहजीवी पोषण क्या होता है? इस प्रकार के पोषण में अलग अलग जीवन यापन करने के लिए आपस में सह संबंध स्थापित कर लेते हैं। आपस में क्या कर लेते हैं? सह संबंध स्थापित कर लेते हैं। ऐसे जीव सहजीवी तथा यह घटना सहजीविता कहलाती है। सहजीवी पोषण क्या होता है कि इस प्रकार के पोषण में अलग अलग जीवन यापन करने के लिए आपस में सह संबंध स्थापित कर लेते हैं। ऐसे जीव सहजीवी तथा यह घटना सहजीविता कहलाती है और यह पोषण सहजीवी पोषण कहलाता है। आपको अगले प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है बेटा, इसे आप याद कर लीजिए, पेपर में आता है, इस वर्ष भी आया और आपको जो सेट दिए हुए हैं उसमें भी आया है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जिसका नाम है पाचक एंजाइम के कार्य लिखिए। पाचक एंजाइम के कार्य लिखिए। इसमें लिखेंगे उत्तर, हमारे शरीर में पाचन के दौरान कई प्रकार के पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। हमारा जो शरीर है उसमें पाचन के दौरान, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो पाचन के दौरान कई एंजाइम स्रावित होते हैं जिनका कार्य निम्नलिखित होता है। नंबर 1, पाचक एंजाइम। सबसे पहला इसका कार्य, पाचक एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। तो पाचक एंजाइम होते हैं जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सरल में तोड़कर अपघटित कर देते हैं। ये इसका पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, पाचक एंजाइम भोजन को पचाने का काम करते हैं। पाचक एंजाइम क्या करते हैं? भोजन को पचाने का काम करते हैं। नंबर 3, पाचक एंजाइम भोजन को अवशोषण के लायक बनाते हैं। पाचक एंजाइम तो भोजन को अवशोषण के लायक बनाते हैं। नंबर 4, जैसे आप मान के चलें कि जैसे अपन भोजन को धीरे धीरे हाथों के टुकड़ों माध्यम से, उंगलियों के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों हम तोड़ते हैं और मुंह तक ले जाते हैं। तो मुंह के अंदर जैसे ही अपन इसको चबाते हैं तो हमारा भोजन चब जाता है और लसा बन जाता है और जिसमें भोजन मुंह के अंदर लार छोड़ता है। जैसी लार हमारे मुंह में बनती है तो लार में एक एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम है टाइलिन एंजाइम। क्या नाम है प्यारे बच्चों? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम होता है जो कि हमारे भोजन को लसा बना देता है और भोजन को पाचन शक्ति में भी मदद करता है। तो इसका पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पाचक एंजाइम भोजन को अवशोषण के लायक बनाता है। नंबर 4, पाचक एंजाइम हानिकारक व अपच पदार्थों को गलाने का कार्य करता है। पाचक एंजाइम जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, अपच पदार्थ होते हैं जो हमारे आमाशय के अंदर पच नहीं पाते, जिनका डाइजेशन अर्थात पाचन नहीं हो पाता, उनको गलाने का कार्य कौन करते हैं? पाचक एंजाइम। नंबर 5, यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। और पाचक एंजाइम का मुख्य कार्य होता है कि जैसे ही अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन में कभी कोई जीवाणु बैक्टीरिया चले जाते हैं तो उनको भी नष्ट करने का काम कौन करता है? पाचक एंजाइम। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न के उत्तर को आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पेपर में आप 2023 का जो
अर्धवार्षिक प्लस वार्षिक पेपर देने जाओगे उसमें आपको ये प्रश्न जरूर मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थी, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, समस्या समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको कहीं पे कोई दिक्कत है और यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको यदि अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है और आप इससे संतुष्ट हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है कि जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, हमको भी अच्छा लगता है कि बच्चों की क्या डिमांड है, क्या मांग रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, उसके बारे में हम आपको आगे वीडियो बनाकर आपको दिखाएं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि श्वसन किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आप इसे याद कर लीजिए। इसको अपन समझते हैं कि श्वसन क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है। तो देखते हैं, श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। क्या एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और उसके बदले शरीर की सेल्स तक पहुंचाता है और CO2 गैस बाहर निकालना होता है, श्वसन कहलाता है। तो श्वसन क्रिया क्या होती है। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन गैस ग्रहण कर उसे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा CO2 गैस का बाहर निकालना क्या कहलाता है बच्चों, श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। श्वसन यह निम्न प्रकार होता है। ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन को वायवीय श्वसन के नाम से भी जानते हैं। इस श्वसन में खाद्य पदार्थ, ऑक्सी श्वसन को वायवीय श्वसन भी कहते हैं, और इस श्वसन में जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तब इस प्रकार का जो श्वसन होता है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। जैसे C6H12O6 + 6 CO2 = 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP एनर्जी। 38 ATP एडियन ट्राइस फॉस्फेट, जो 38 ATP होती है वो ऊर्जा प्राप्त होती है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर अपन इसे कह सकते हैं ऑक्सी श्वसन, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ऑक्सी श्वसन कहलाता है। इसे वायवीय श्वसन भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा को इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। इसे वायवीय श्वसन के नाम से भी जाना जाता है, और रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, अनोक्सी श्वसन। तो अनोक्सी श्वसन ऑक्सी श्वसन ठीक विपरीत होगा कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इस प्रकार के श्वसन को अनोक्सी श्वसन कहते हैं। इसे अवायवीय श्वसन भी कहा जाता है। इसे अपन देख सकते हैं, अनोक्सी श्वसन को वायवीय श्वसन भी कहते हैं। इस श्वसन में खाद्य भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अनोक्सी श्वसन कहलाता है। तो कह सकते हैं साफ साफ कि अनोक्सी श्वसन को अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। इस श्वसन में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तब इस प्रकार के श्वसन को अनोक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन के नाम से जाना जाता है। अगला इसमें प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको याद कर लीजिए। पूछा जाता है, धमनियां एवं स्राव में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से पूछ सकते हैं, अथवा धमनियां एवं स्राव एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है समझाइए, इस तरीके से पूछा जा सकता है। अथवा धमनियां एवं स्राव में असमानताएं बताइए, इस तरीके से पूछा जा सकता है। अथवा धमनियों एवं स्राव में विभेद कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, इसे ध्यान से समझें और इसे नोट्स बनाकर तैयारी करें इसकी, क्योंकि जो मैं आपको प्रश्न पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसे ध्यान से समझें। धमनी एवं स्राव में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, केवल पल्मोनरी धमनी को
छोड़कर। धमनियों में जो रक्त बहता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो शुद्ध रक्त बहता है, जबकि स्राव में अशुद्ध रक्त बहता है, केवल पल्मोनरी स्राव को छोड़कर। नंबर 2, प्यारे विद्यार्थियों नंबर 2 दिखाता हूँ। नंबर 2, धमनियों शरीर की गहराई में पाई जाती हैं। धमनियाँ जो होती हैं, अपन देख सकते हैं कि जो हमारे हाथ हैं, हाथ में जो हाथों में पूरे शरीर में गहराई में होती हैं, जबकि स्राव शरीर की सतह पर पाई जाती है। आपने देखा होगा कि अपने हाथों में आप देख सकते हैं कि जो नीले नीले कलर की नसें हैं, जिसको नस कहते हैं, जिसमें डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाया जाता है, बोतल चढ़ाई जाती है, इन्हीं के माध्यम से चढ़ाते हैं, इनको स्राव कहते हैं। तो कह सकते हैं स्राव शरीर की सतह पर पाई जाती हैं। नंबर 3, धमनियों की कैविटी कैसी होती है? सक्रिय होती है। धमनियों की कैविटी है वो सक्रिय होती है, जबकि स्राव की कैविटी वो कैसी होती है? चौड़ी होती है। समझ में आया बच्चों? तो इसे नोट कीजिए, याद कर लीजिए और समझ लीजिए अच्छे तरीके से। अगला पॉइंट नंबर 4, धमनियों का रंग लाल होता है। धमनी किस कलर की होती है? लाल कलर की होती है। और स्राव का रंग कैसा होता है? नीला होता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। स्राव का रंग नीला होता है, जबकि धमनियों का रंग लाल होता है। नंबर 5, धमनियों में रुधिर अधिक दाब के साथ बहता है। धमनियाँ होती हैं, वो ब्लड होता है, वो अधिक दाब के साथ बहता है, अधिक प्रेशर के साथ बहता है। स्राव में ब्लड है वो कम दाब के साथ बहता है। स्राव में रुधिर कम दाब के साथ बहता है। नंबर 6, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं, स्राव में कपाट पाए जाते हैं। अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिए, इसे नोट कीजिए। पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसे याद करके आप लिखें, ठीक है ना। अभी तक मैंने आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाई हुई है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, समझ में आए, तो अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी 10वीं की पढ़ाई नियमित रूप से लगातार बनी रहे। तो जब तक के लिए आपको हमारी इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।